स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से करेंगे। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया और इसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ चुका है, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं अरविंदर सिंह और उनके इस्तीफे के बाद अब सवाल इस बात पर उठेगा कि क्या लगातार जो बिखराव की तरफ कांग्रेस जा रही है उसका असर दिल्ली पर भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाद अब जो है इस्तीफों की बयार कांग्रेस में दिल्ली तक पहुंचने लगी है। अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सवाल यह भी कि चुनावी मौसम में जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, अब इससे कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जाने माने राजनीतिक चेहरे के रूप में अरविंदर सिंह को देखा जाता है और क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद अब ये सवाल उठने लगेंगे कि उनके पद की जिम्मेदारी और उनका जो कार्यभार था अब कौन संभालता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। चुनावी मौसम में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग की कार्रवाई लगातार जारी। मुंबई में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। यह कार्रवाई मुंबई के भांडूप इलाके में की गई, जहां एक वैन से 3 करोड़ रुपए मिले। अधिकारियों ने गाड़ी के कर्मचारियों और ड्राइवर को हिरासत में लिया और जांच में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। कहा, ये वही लोग हैं जो भगवा आतंकवाद बोलते थे, लेकिन आतंकी हाफिज सईद को साहब कहकर बुलाते थे। आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया और अब देश को गुमराह करने के लिए कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि बीजेपी संविधान बदल देगी। दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे। भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के, बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा। ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को एक गले लगाते हैं। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और सीए के समर्थक पर लाठी चलाने का काम। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए ना? ये बता देना बंटा झार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाते। कांग्रेस पार्टी सालों से गरीबी हटाने का बात करती थी। 4 पीढ़ी तक बात करी, मगर कुछ नहीं हुआ। 10 ही साल में मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का। जयपुर से बड़ी खबर है, क्योंकि अब जो नेता हैं बीजेपी के वो दूसरे राज्यों का रुख करेंगे, क्योंकि जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं और अब जो प्रदेश भाजपा के नेता हैं वो चुनावी राज्यों में जाएंगे। घनश्याम तिवारी जाएंगे उत्तर प्रदेश, सीपी जोशी उड़ीसा जाएंगे और इसके साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत बताया जा रहा है कि पंजाब भेजे जाएंगे। वहां पर वो पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मेयर सौम्या गुर्जर, बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी और जाएंगे, ऐसी जानकारी है। तेलंगाना कई अन्य नेताओं को अलग अलग चुनावी राज्यों में भेजा जा रहा है। दृष्टि से राजस्थान के अंदर दोनों फेज के हमारे चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और अब राजस्थान के प्रमुख कार्यकर्ताओं को अन्य राज्यों के अंदर
प्रवास की दृष्टि से और चुनावों के अंदर वहां पे काम करने के लिए लगाए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा अनेक राज्यों के अंदर चुनाव की दृष्टि से प्रवास पे जाएंगे। साथ ही डिप्टी सीएम, सारे सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और प्रदेश के पदाधिकारी, इस लेवल के सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग राज्यों में चुनाव की दृष्टि से प्रवास पे भेजा जा रहा है। और अगले आज और कल 2 दिनों में लगभग सभी स्टेट्स में जहां पे सबकी ड्यूटी लगी है, सभी लोग वहां पे पहुंच जाएंगे और चुनाव के अंदर अलग अलग फेज में वहां पे अपनी भूमिका के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। इन प्रमुख कल रात हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमेठी और रायबरेली सीट पर फैसला नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का अनुरोध किया गया। सीईसी के सदस्यों, यूपी के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और इसके साथ विधायक दल के नेता ने भी राहुल और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया। हालांकि सीईसी ने यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया। तो बीती रात जो सीईसी की बैठक हुई थी, बताया जा रहा है कि उसमें फैसला नहीं लिया जा सका है कि आखिर रायबरेली से प्रियंका गांधी को लड़ने का जो सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है और वहीं राहुल गांधी अमेठी से लड़वाने की जो उनको चर्चा चल रही है, उसको फाइनल किया जाए या नहीं, इस पर अभी भी लगातार चर्चा जारी है। और बताया ये जा रहा है कि अब जो अंतिम फैसला है वो मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मामले पर लेते हुए नजर आएंगे। बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर है। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। मलकीसर रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ। मृतक युवक सुनील मेघवाल हरियासर का निवासी है। पटरी क्रॉस करते समय बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि पटरी को जब वो क्रॉस कर रहा था और इसी दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गया। और बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। बीजेपी नेता अमित मालवीकर ने हमला किया। राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। राहुल गांधी पर राजपूत समाज के अपमान का आरोप लगाया अमित मालवीय ने। राहुल गांधी पर राजपूत समाज का आरोप लगाते हुए उन्होंने कई बातें कही हैं और इस पूरे मामले को उन्होंने एक्स हैंडल पर अपने ट्वीट किया और राहुल गांधी का वो जो वीडियो भी है वो भी ट्वीट किया। तो अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर जहां आरोप लगाए हैं, तो ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने राजा महाराजाओं को लेकर दिया। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। उत्तराखंड में कुमाऊं के जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद नैनीताल का हवाई सर्वे कर विकराल आग की हकीकत जानी। आग को बुझाने के लिए सेना और वायुसेना की मदद ली जा रही है। जंगल के कई इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा। इसके साथ ही सीएम धामी ने जंगल में आग लगाने वालों को खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, नैनीताल में लगातार जो है वो आग धधकती जा रही है क्योंकि गर्मी का मौसम भी है और ऐसे में जो सूखे पेड़ हैं वो जहां आग की चपेट में आ रहे हैं तो हरे भरे पेड़ों को भी इससे खासा नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वे किया और इस दौरान उन्होंने आकलन किया कि आखिर कितने एरिया में आग लगी है। अप्रैल के महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है और गर्मी ने प्रचंड रूप ले लिया। हालांकि दौसा में आए मौसम में बदलाव से 1-2 दिन लोगों को मामूली गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन अब एक बार फिर से गर्मी का असर देखने को मिल रहा।
सुबह से ही चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सड़कों पर लोगों की आवाज जो है वो कम सुनाई दे रही। 4 दिन से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लोग बाग ज़्यादा आ रहे हैं। गर्मी मतलब सुबह शाम दिन में इतनी तेज़ गर्मी है, लगाओ मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी हो रही है बहुत तेज, तो बाज़ार में आए थे, फिर लास्ट में हमने जूस पिया और थोड़ा गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने की वजह से 60 से ज्यादा घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना के बाद 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यह घटना पेरनोट गांव में हुई। सूचना मिलते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पुलिस की मदद से इलाके को खाली करा रही है। दूसरे इलाकों में उनके रहने का इंतजाम किया जा रहा। जानकारी के मुताबिक एसडीआरएफ की मदद से जल्द ही इलाके में नुकसान का आकलन भी कर लिया जाएगा। स्थानीय लोगों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। अहमदाबाद का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के तहत विदेशी भारतीय नागरिकों ने पीएम मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली। यह चुनाव प्रचार विदेश से आए गुजरातियों की ओर से किया गया। 11 देश और 7 राज्यों से लोग अहमदाबाद आए और अहमदाबाद से सूरत तक कार रैली के साथ चुनाव प्रचार किया। ये सभी अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों से आए हैं। इस रैली में 100 से ज्यादा कारें शामिल की गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ऐसा फैसला लेना पड़ा है जिसकी वजह से अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। अमेरिका ने अपना जो सबसे खास हथियार यूक्रेन भेजा था उसको पुतिन ने चुन चुन कर मारा है। अमेरिका के होश ऐसे उड़ गए हैं कि यूक्रेन के युद्ध का फैसला बहुत ही जल्द होने के आसार हैं। फरवरी 2022 यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। मई 2024 क्या रूस अब यूक्रेन पर फतह हासिल कर लेगा? क्या यूक्रेन और यूक्रेन के अंदर नेटो को हराने में कामयाब हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन? और क्या इस हार की सबसे बड़ी वजह बन जाएगा अमेरिका का वो शक्तिशाली टैंक जिसे बाइडेन ने बहुत उम्मीदों के साथ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले किया था? यूक्रेन से अमेरिका के इस एब्रम टैंक्स पर हुए हमले ने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक दहशत फैला दी है। यूक्रेन में हुआ क्या, पूरी कहानी समझिए। यूक्रेन को अमेरिका ने 31 एब्रम्स टैंक्स दिए। अब रूस ने इनमें से 5 टैंक फोड़ डाले हैं, यानी पूरी तरह तबाह कर दिए। इस खबर ने साबित कर दिया है कि अमेरिका का सबसे पावरफुल टैंक रूस के खिलाफ नाकाम साबित हुआ है, या कहें कि एब्रम्स टैंक यूक्रेन के युद्ध में फेल हो चुका है। इसी वजह से अमेरिका ने ऑर्डर दिया है कि यूक्रेन उसके बाकी एब्रम्स टैंक लौटा दे। एक टैंक ने बाइडेन की इतनी बड़ी बेइज्जती करवा दी कि अमेरिका ने टैंक वाली पावर डबल करने की बजाय यूक्रेन से अपने टैंक हटाने का ही फैसला कर लिया। इसकी बड़ी वजह बने हैं रूस के किलर ड्रोन, जो एक शिकारी की तरह यूक्रेन के ठिकानों का शिकार कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई अंडरग्राउंड बंकर हो या फिर चलता फिरता बंकर, यानी टैंक या कहें कि कोई बख्तरबंद गाड़ी। बाइडेन के साथ ज़ेलेंस्की को लगे सबसे बड़े झटके का सबसे बड़ा सबूत देखिए।
जब अमेरिका की तरफ से हजारों करोड़ की मदद का ऐलान किया गया तो ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिले अटैकम्स का जिक्र किया, हाइमर्स के बारे में बताया, लेकिन सबसे खास एब्रम्स टैंक का नाम नहीं लिया। І ракет для хаймарсів до необхідної ППО і техніки. ज़ेलेंस्की एब्रम्स का नाम गोल कर गए। $10 मिलियन यानी 80 करोड़ रुपए से भी महंगा ये टैंक अमेरिका की नाक कहा जाता है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की नाक यूक्रेन युद्ध में कटवा दी है। रूस ने इस टैंक को घेर कर मारा है। ठीक उसी तरह जैसे रूस ने ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड टैंक को यूक्रेन में हरा दिया। कुल मिलाकर यूक्रेन के युद्ध में नेटो के टैंक पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। ये चाहे जर्मनी का लेपर्ड टैंक हो, चाहे ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक हो या फिर अमेरिका का एब्रम्स टैंक। ये बात अब 100% पुख्ता मानी जा रही है। इसका दावा यूरोप के वॉर एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। आखिर यूक्रेन के युद्ध में उतरने पर नेटो की ये शान कैसे एक के बाद एक पुतिन का शिकार बने और रूस इन्हें चुन चुन कर मारता गया। ये वो टैंक हैं जिन पर पूरा नेटो गर्व करता है, जिन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर मशीन कहा जाता है, जिन्हें युद्ध में गेम चेंजर कहा जाता है। चाहे लेपर्ड हो या चैलेंजर हो या फिर अमेरिका का एब्रम्स टैंक, इन तीनों टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन बना रूस का लैंसेट ड्रोन। रूस के लैंसेट ड्रोन के आगे ये टीन के कनस्तर साबित हुए। इन तीनों टैंकों का सबसे बड़ा किलर रूस का लैंसेट ड्रोन ही साबित हुआ है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने बाकी बचे एब्रम्स टैंक को फ्रंट से हटा लिया है और ये बाइडेन के लिए बहुत बड़े शॉक की वजह बन गई है। ज़ेलेंस्की को हराने के लिए पुतिन ने धीरे चलने वाली रणनीति पर काम किया और फिर ऐसी तबाही मचाई कि ज़ेलेंस्की के साथ नेटो की फौज भी देखती रह गई। जब दुनिया गाजा की तबाही देख रही थी, जब दुनिया ईरान और इजरायल के युद्ध को लेकर खौफ में थी, तब पुतिन ने मौके का फायदा उठाया और देखते ही देखते यूक्रेन में रूस की फायर पावर बढ़ती गई। अब अमेरिका को भी हार साफ नजर आ रही है। If Putin prevails in Ukraine, the security consequences would be grave and global. Europe would face a security threat that it hasn't seen in our lifetimes. As President Biden has noted, Russia will not stop in Ukraine. If Kremlin gets its way, if Putin's war of imperial aggression succeeds, every tyrant on earth will take note. एब्रम्स टैंक का मारा जाना और उसके दिन दहाड़े मर्डर को छुपाना अमेरिका के रक्षा मंत्री अपने नुकसान को समझते हैं, लेकिन वो किसी तरह बाइडेन और पूरे नेटो की बेइज्जती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने जब भी काउंटर अटैक किया, रूस का डिफेंस उन पर भारी पड़ गया और देखते ही देखते यूक्रेन के कई और इलाके रूस के कब्जे में आ गए। ज़ेलेंस्की ने बार बार कहा कि रूस के एक भी सैनिक को वो अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें उठाकर यूक्रेन से बाहर फेंक देंगे। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। सबसे ज्यादा मार तो ज़ेलेंस्की की फौज को पड़ रही है। Should Russia win, the repercussions will be felt well outside Ukraine's borders, risking further escalation. The fight in Ukraine is not just a distant battle. It's about preventing a wider conflict that could potentially draw others deeper into prolonged armed engagements. What happens in one corner of the world doesn't stay in one corner of the world. अमेरिका और नेटो के हथियारों के लिए रूस का लैंसेट नाम का यह सस्ता ड्रोन बहुत बड़ा काल बनकर आया है। इसका यह वीडियो बहुत वायरल हुआ है। इस वीडियो ने पक्का बता दिया कि पुतिन अब चुन चुन कर मार रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ज़ेलेंस्की को डराने वाला बहुत बड़ा धमाका है। यूक्रेन को नेटो से मिला लेपर्ड टैंक ज़ैपोरिज़िया के पास अपना टारगेट तलाश रहा है। रूस का ड्रोन इसे ऊपर से देख रहा है और फिर एंट्री होती है रूस के आत्मघाती ड्रोन लैंसेट की।
कैमरा 1, लेपर्ड टैंक अपने टारगेट को ढूंढ रहा है। कैमरा 2, लेपर्ड टैंक पर रूस का लैंसेट ड्रोन अटैक करता है। कैमरा 3, लैंसेट ड्रोन से रिकॉर्ड किया वीडियो बताता है कि उसने लेपर्ड का शिकार कैसे किया। चालीस सेकंड के इस पूरे वीडियो में बहुत दहशत है। नेटो के इस टैंक चलाने वाले क्रू मेंबर्स को क्या हुआ, कमांडर्स का क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम, लेकिन यह धमाका बताता है कि बचने की उम्मीद बहुत कम होगी, क्योंकि लैंसेट ड्रोन ने इस टैंक के उस हिस्से पर वार किया जहां ईंधन होता है और जहां टैंक के गोले रखे जाते हैं। लैंसेट एक एक्स शेप वाले विंग्स वाला ड्रोन है जो अपने टारगेट से टकराकर ब्लास्ट करता है, यानी यह कामिकाज़े ड्रोन है। लैंसेट 3 यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार बनकर उभरा है। इस ड्रोन से रूस ने नाटो के सप्लाई किए गए 45% हथियार खत्म कर दिए हैं। इसमें M777 तोप है, इसमें हाइमर्स मल्टी रॉकेट सिस्टम है और अब लैंसेट के शिकार में लेपर्ड का नाम भी शामिल हो चुका है। Lancet 3 has a very important role. It is a system that can strike in depth at the Ukrainian assets, and Lancets are going after high-priced targets such as artillery systems, rocket systems, as well as single systems like tanks and others. अभी तक पुतिन अपनी आर्टिलरी और कमो अटैक हेलीकॉप्टर से लेपर्ड को टारगेट करते आए हैं, लेकिन लैंसेट ड्रोन तो बहुत ही किफायती साबित हो रहा है। इस बहुत ही आम से ड्रोन ने पूरे नेटो की नींद उड़ाकर रख दी है। इस जगह पर यही चर्चा हो रही है कि रूस का लैंसेट ड्रोन अब बैटलफील्ड में यूक्रेन का वही हाल कर रहा है जो वहां के शहरों में शाहिद ड्रोन ने बड़ी बड़ी इमारतों और ज़ेलेंस्की के ठिकानों का किया है। यानी रूस के 2 ड्रोन लैंसेट और ईरान से मिले शाहिद 136 ने युद्ध को पुतिन के हक में पलट कर रख दिया है। इसीलिए पूछा जा रहा है कि फरवरी 2022 में जो युद्ध यूक्रेन में शुरू हुआ, क्या रूस उसका अंत मई 2024 में जीत के साथ करेगा? इसीलिए रूस में मई के महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि मई का महीना यूक्रेन की लीडरशिप के लिए बहुत अहम है। अमेरिका ने युद्ध बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर के फंड तो जारी कर दिए, लेकिन उससे भी यूक्रेन का भविष्य सामने नजर आ रहा है।